नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भगवान की लाठी। मंदिर में एक लंबी लाइन लगी थी। मंदिर के पुजारी सभी भिखारियों को बोल रहे थे, चुपचाप से सभी लाइन से बैठ जाओ, सभी को खाना मिलेगा। मंदिर में आए सभी गरीब लोगों को मंदिर के पुजारी जी बोल रहे थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लोग वहाँ उपस्थित सभी गरीब लोगों को खाना बांटने लगते हैं। वह उन सभी गरीब लोगों के लिए ओढ़ने के लिए चादर भी लेकर आते हैं। मीरा वहाँ पर जो बच्चे थे उनके लिए गर्म कपड़े भी लेकर आती है और सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें बांटने लगती है। बच्चों को गर्म कपड़े बांटने के बाद मीरा अपने परिवार के लोगों की मदद से सभी को खाना बांटने लगती है। खाना बांटते हुए जब मीरा सबसे बाद की लाइन में खड़े हुए एक आदमी के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उसे बूढ़े आदमी को देखने लगी। वह बूढ़ा आदमी सर को झुकाए हुए बैठा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और टूटी फूटी चप्पल पहने हुए था और ठंड के मारे कांप रहा था। मीरा जब उस आदमी का चेहरा देखती है तो मीरा के तो होश ही उड़ जाते हैं और मीरा के हाथों से सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। फिर वह बूढ़ा आदमी उसे कहता है, अरे बेटी, क्या मैं इसे रख लूं? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक चादर और दे दो। चाहे तो मुझे खाना मत देना, क्योंकि मुझे ठंड ज्यादा लगती है। ठंड के मारे मैं मरा जा रहा हूँ, इसलिए बेटी एक चादर और दे दो, तुम्हारा भगवान भला करे। जब वह आदमी मीरा को बोलता है तो मीरा रोने लगती है और कहती है कि पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं मीरा हूँ। पिताजी, आप यहाँ और इस हालत में कैसे आ गए? बूढ़ा आदमी मीरा की बातें तो सुन रहा था, लेकिन शायद समझ नहीं पा रहा था। वह तो बस मीरा की तरफ देखे जा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आ जाते हैं और मीरा को बोलते हैं, अरे बेटी, क्या तुम इनको जानती हो? क्या यह तुम्हारे कुछ लगते हैं? जी हाँ, यह मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का नाम रामपाल जी है। बेटी, यह कौन है और कहाँ से आए हैं? यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दिन एक आदमी इन्हें यहाँ पर छोड़कर गया था। तब से यह यही मंदिर के बाहर इस सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि इन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर तुम कह रही हो यह तुम्हारे पिता हैं, तो फिर इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई और यह यहाँ कैसे आ गए? यह कुछ समझ नहीं आ रहा है। पंडित जी ने कहा, पुजारी जी, मेरे पिताजी को मेरे भैया भाभी कोलकाता लेकर गए थे और मेरे पिताजी से बात भी होती थी, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहे हैं, वह भी ऐसी हालत में? यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यह देखकर खुद ही हैरान हो रही हूँ। या तो भैया ने मेरे पिताजी को यहाँ पर छोड़ा है या मेरे पिताजी अपने आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन यह तो इन्हें याद ही नहीं है। तो फिर पूछूं तो पूछूं किसको? आखिर यह है सारा, आखिर यह माजरा क्या है? पता तो करना ही पड़ेगा। यह तो मुझे भैया से ही पूछना पड़ेगा कि पिताजी यहाँ पर कैसे आए। मैं भैया को फोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहकर मीरा अपने भाई को फोन करती है और फोन करके अपने भाई को कहती है, हेलो भैया, कैसे हो आप और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसे बाजार से कुछ शॉपिंग करनी है, कितने दिनों से शॉपिंग करने की जिद कर रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं फ्री हूँ तो आज तुम्हारी भाभी को शॉपिंग करा ही देता हूँ। तुम बताओ कैसी हो? आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा रखी गई है। हवन और पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? क्या तुम्हारी सारी तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, बस वही सब चल रही थी। भैया, आप जरा मेरी पिताजी से बात करवा देना। पिताजी को पूजा पाठ में कितनी दिलचस्पी है, तो मैंने सोचा कि पिताजी से वीडियो कॉल पर बात भी कर लूंगी और पूजा के बारे में कुछ पूछ भी लूंगी और यहाँ की पूजा को भी वह देख लेंगे, क्योंकि इतनी दूर से आने से तो रहे। इसलिए मेरी पिताजी से बात करवा दो। भैया कहने लगे, एक मिनट रुको,
मीरा, मैं अभी तुम्हारी बात पिताजी से करवा देता हूँ। यह लीजिए पिताजी, मीरा का फोन है, वह आपसे बात करना चाहती है। दूसरी तरफ से बिल्कुल रामपाल जी के जैसी आवाज आती है। हाँ मीरा बेटा, बोलो कैसी हो तुम? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था। तो फिर कभी वीडियो कॉल कर लेना। उसके बाद भैया फोन पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मीरा, दरअसल बात यह है कि पिताजी को यहाँ का मौसम सूट नहीं आ रहा था। यहाँ की ठंड उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए थोड़े सुस्त हो गए हैं और तबीयत भी थोड़ी ढीली रहती है। तो फिर कभी पिताजी से वीडियो कॉल पर बात कर लेना। अपने भाई की बात सुनकर मीरा हैरान रह जाती है और सोचती है कि पिताजी तो मेरे सामने बैठे हैं, तो फिर भैया मेरी किससे बात करवा रहे थे और फोन पर वह कौन था जो बिल्कुल पिताजी के जैसे बात कर रहा था? वह आवाज किसकी थी? फिर मीरा को याद आता है कि जब से भैया पिताजी को लेकर कोलकाता गए हैं, तब से वह पिताजी से वीडियो कॉल पर बात नहीं करवाते हैं। जरूर कुछ ना कुछ तो माजरा है। एक दो बात करके ही फोन रख देते हैं और जब मैं वीडियो कॉल करने को कहती हूँ तो भैया कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। आखिर यह सब चल क्या रहा है? पता नहीं क्या कुछ भैया कर रहे हैं, कौन सी नई चाल चल रहे हैं, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। मीरा अपने पिताजी को अपने साथ लेकर चली गई। मीरा अपने पति को कहती है, देखो ना हितेश, मेरे पिताजी को क्या हो गया है। जब भैया पिताजी को अपने साथ लेकर कोलकाता गए थे तो फिर पिताजी यहाँ पर कैसे आ गए और मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। और उधर भैया भी पता नहीं किसके साथ मेरी बात करवा कर कहते हैं कि पिताजी हैं। मेरी तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पिताजी तो हमारे सामने हैं। मीरा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है यह तुम्हारे पिताजी ही हैं? अरे कैसी बातें करते हो हितेश, क्या मैं अपने पिताजी को नहीं पहचानूंगी? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे भैया फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि यह कोई बहरूपिया है, हितेश ने मीरा को कहा। अरे हितेश, यह कोई फिल्मों का सीन नहीं है जहां एक ही शक्ल के दो इंसान होंगे। यह असली जिंदगी है और जो मेरे सामने है यह मेरे पिताजी हैं। क्या एक बेटी अपने पिताजी को नहीं पहचानेगी? मुझे पूरा विश्वास है जरूर कोई साजिश रची जा रही है, लेकिन कैसे पता किया जाए? भैया तो इतनी दूर जाकर बैठे हैं, फोन पर तो कुछ भी बताने से रहे और पिताजी भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं। आखिर सच्चाई का पता करूं तो करूं कैसे? मेरा एक काम करो, सबसे पहले तुम अपने पिताजी का इलाज करवाओ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो तो उनकी हालत कितनी खराब है। अगर एक बार पिताजी ठीक हो गए तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ हितेश, आप सही कहते हैं। इतना कहकर मीरा अपने पिताजी को लेकर अपने घर जाने लगी और अपने पिताजी के पास बैठकर कहती है, पिताजी, आपको अपनी बेटी याद नहीं है? आपकी बेटी में तो आपकी जान बसती थी, फिर आप मुझे कैसे भूल गए हो? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए पिताजी, ऐसी अनजान जगह कैसे आ गए हो? मीरा अपने पिताजी को यह सब कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन रामपाल जी तो एक अनजान इंसान की तरह मीरा को देखते रहते हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, रो क्यों रही हो बेटी, चुप हो जाओ। और कहते हैं, बेटी तुम कौन हो? मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन तुम यह जो दान करने का काम कर रही हो, हम जैसे गरीब लोगों को खाने की चीजें दे रही हो और ओढ़ने के लिए इतनी सर्दी से बचने के लिए चादर दे रही हो, यह तुम बहुत ही नेक काम कर रही हो। तुम्हें पता है बच्चों को जब रात में ठंड लगती है तो वह काफी रोते हैं। आज तुम्हारी वजह से वह बच्चे सुकून से सो पाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुमने एक पुण्य का काम किया है। ऐसा कहते हुए रामपाल जी अपने कांपते हुए हाथों को मीरा के सिर पर रख देते हैं। मीरा कहती है, पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि अगर हम किसी की मदद करने के लायक हैं तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है शायद किसी का उतना तो सपना भी नहीं होगा।
पिताजी, आपको भले ही आज कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे तो आपकी हर एक बात याद है, इसलिए आपकी यह बेटी आपकी भी मदद करेगी। इतना कहकर मीरा और हितेश रामपाल जी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसे कहते हैं, तुम्हारे पिताजी को किसी गहरी सदमे लगने के कारण यह ऐसी हालत हो गई है। ऐसे मरीजों की याददाश्त को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनका अच्छे से ध्यान रखा जाए और उनकी अच्छे से देखभाल की जाए और जो भी कुछ उनके साथ हुआ था उसे फिर से दोहराया जाए तो शायद इन्हें कुछ याद आ सकता है, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता। मुझे इनके कुछ जरूरी टेस्ट करने होंगे जिससे मुझे यह पता लग जाएगा कि यह किस हद तक ठीक हो सकते हैं और कब तक ठीक होने के चांसेस हैं और उनकी हालत कहां तक अच्छी की जा सकती है। इसके बारे में काफ़ी कोशिश करेंगे। मीरा यह सुनकर काफ़ी मायूस हो जाती है और फिर वह वापस रामपाल जी को अपने घर वापस ले आती है। घर आकर वह अपने पति हितेश को कहती है, आज से पहले मैंने अपने आप को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। मुझे समझ आ रहा है कि पिताजी के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है। मेरे पिताजी के साथ कुछ ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ जिससे कि मेरे पिताजी जल्दी से ठीक हो जाएं। अगर मुझे सब कुछ पता चल जाए तो मैं अपने पिताजी को डॉक्टर के बताए अनुसार वही मंजर याद दिलाने की कोशिश करके कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो यह पता ही नहीं है कि पिताजी को आखिर किस बात की वजह से यह सदमा लगा है। जब हमें यह पता ही नहीं तो वह मंजर उन्हें कैसे याद दिलाएं। अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें भैया से ही बात करनी पड़ेगी इस बारे में, तो भैया ही बता सकते हैं। हितेश बोला, लेकिन तुम्हारे भैया तो इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे। मीरा, फिर तुम्हें सच क्यों बताएंगे? तुम सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तुम्हारे भैया भाभी को हमें कोलकाता गए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और तब से तुम्हारे पिताजी शायद इसी हालत में इधर उधर घूम रहे हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात की मार झेल रहे होंगे। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे और हम इतने पागल थे कि हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते थे। हमें थोड़ा ही पता था कि उन्होंने मेरे पिताजी को इस हालत में ला दिया है कि उन्हें कुछ याद भी नहीं है। और अपने आप देखो कोलकाता में कितने आराम से बैठे हैं और शॉपिंग चल रही है। जरा सी भी शर्म नहीं है उनको। भैया ने तो हद ही कर दी। कोई अपने जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता जैसा मेरे भाई ने मेरे पिताजी के साथ किया है। मेरा तो खून खोल रहा है। भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है आखिर भैया वीडियो कॉल पर पिताजी से मेरी बात क्यों नहीं करवाते थे। मीरा, तुम अपने आप को संभालो, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब अपने आप सही हो जाएगा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ। यह वक्त भावनाओं में बहने का बिल्कुल भी नहीं है, एक ठोस कदम उठाने का है। तुम्हारे भैया ऐसे तो सच्चाई नहीं बताएंगे। अगर उन्हें तुम्हारे पिताजी के बारे में पता लग गया तो वह घर भी वापस कभी नहीं आएंगे। इसलिए हमें उन्हें यहाँ बुलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। उनको धोखे से बुलाना होगा और सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है और वह है पैसा। तुम अपने पिताजी को अगर सही करना चाहती हो तो तुम अपने भैया को फ़ोन करके कहो कि पिताजी ने एक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी जिसका तुम्हें भी पता नहीं था। मेरे पास एक लेटर आया है और उसमें लिखा है कि उस प्रॉपर्टी के नॉमिनी में तुम्हारा नाम है। इसलिए अगर मैं प्रॉपर्टी पूरी तरह से तुम्हारे नाम है, उस प्रॉपर्टी की जगह के पास से एक हाईवे बन रहा है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को बेचना है। लेकिन तुम्हारे साइन के बिना वह प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती और पिताजी तो कितनी दूर से आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए तुम आकर साइन कर दो जिससे प्रॉपर्टी का सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाए। लेकिन पिताजी ने वहां पर मेरा पता डाल दिया था। जब तुम ऐसा पूछो तो तुम्हारे भाई तुम्हारे पिताजी को साथ में लाने का क्या बहाना बनाते हैं देखा जाएगा और पैसों का नाम सुनकर तुम्हारा भाई दौड़ा दौड़ा आएगा। तुम अपने पिताजी को कहीं छुपा देना। रात के समय रामपाल जी अपने कमरे में सो रहे थे और जोर जोर से नींद में चिल्लाने लगे।
मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे। बेटा तू मेरा यकीन तो कर, चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहे थे। मीरा अपने पिताजी के कमरे में ही सो रही थी। अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। उसने अपने पिताजी को जगाया। उसे लग रहा था नींद में ही शायद रामपाल जी कुछ काम की बातें बता देंगे, लेकिन इन शब्दों के बोलने के अलावा कुछ और नहीं बोले और वापस फिर से सो गए। अगले दिन मीरा अपने भाई को फ़ोन करती है जैसा उन्होंने प्लानिंग की थी और उसके बाद अपने भाई को कहती है, भैया जरा पिताजी को फ़ोन देना। मीरा अभी पिताजी घर पर नहीं है, वह तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। पूरा दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने ही पिताजी को बोला हुआ है कि सुबह शाम घूमने चले जाया करो। तुम बताओ क्या कहना था, मैं उन्हें बता दूंगा। फिर मीरा ने वह प्रॉपर्टी की सभी बातें अपने भाई को बता दी। प्रॉपर्टी की बात सुनकर मीरा का भाई पैसे के सपने में खो गया और कुछ सोचने समझने के बाद बोला, मीरा एक बात बता, क्या मेरे आने से काम नहीं चलेगा? अगर सिर्फ मैं आ जाऊं तो चलेगा क्या? वह क्या है ना, पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई है तो सफ़र में पिताजी को काफ़ी दिक्कत होती है। अगर साइन करने की बात है और नॉमिनी में मेरा नाम लिखा है तो मैं ही साइन कर देता हूँ। पिताजी के आने की क्या ज़रूरत है? इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर पाएंगे? मीरा ने कहा, मैं वकील अंकल से पूछकर बताऊंगी कि आपके आने से ही काम चल जाएगा या पिताजी के आने से काम होगा। इतना कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन मीरा ने फिर से अपने भैया को फ़ोन किया और कहा कि भैया आप आ जाइए, आपके साइन भी चल जाएंगे। मीरा का भाई कहता है, ठीक है, मैं कल की टिकट करवा लेता हूँ। तुम्हारी भाभी भी आना चाहती है, उसे भी वहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, उसका भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। हाँ भैया, कोई बात नहीं है, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। इसी बहाने से मैं भी भाभी से मिल लूँगी। कितने दिन हो गए हैं भाभी से मिले हुए, आप दोनों जल्दी से आ जाइए। लेकिन भैया एक बात तो बताइए, अगर आप दोनों यहाँ आ गए तो वहाँ पिताजी की देखभाल कौन करेगा? अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, हमने पिताजी के लिए फुल टाइम सर्वेंट रखा हुआ है जो पिताजी की अच्छे से देखभाल करता है, खाने से लेकर दवाइयों तक का सारा ध्यान रखता है। मीरा ने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। फोन को रखकर मीरा हितेश को कहती है, देखो तो भैया कितने झूठ से झूठ बोले जा रहे हैं। आओ तो भैया, फिर देखो मैं तुम्हारे झूठ का कैसा जवाब देती हूँ। अगर मैं तुम्हारे एक एक झूठ का हिसाब ना दिया तो मेरा नाम भी मीरा नहीं है। हितेश बोला, मीरा हमें बड़े ही सावधानी से काम को करना है, तुम्हारे भाई को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आने से पहले ही तुम्हारे भाई को सब कुछ पता लग जाए, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। उसके बाद एक दिन रामपाल जी को मीरा पार्क में घुमाने ले जाती है और उन्हें अपनी कुछ पुरानी तस्वीर दिखाती है, लेकिन रामपाल जी तो उन तस्वीरों को एक अजनबी की तरह देख रहे थे, किसी को भी पहचान नहीं रहे थे, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। लेकिन जैसे ही मीरा ने अपने भाई की फोटो अपने पिताजी को दिखाई तो उनके चेहरे के भाव बदलने लगे और चिल्लाने लगे, अरे बेटी, यह तो बड़ा ही खराब इंसान है, यह तुम्हारे परिवार में क्या कर रहा है? तुमने इसकी फोटो अपने फ़ोन में क्यों रखी है? क्या आप इसे जानते हो? इन्होंने क्या किया है? मीरा अपने पिताजी से पूछने लगी। रामपाल जी कुछ बोल पाते तभी वहाँ कुछ व्यक्ति मीरा के पास आकर बोले, अरे मीरा बेटा, कैसी हो? कितने दिनों बाद हम तुम्हें देख रहे हैं। और यह रामपाल जी को क्या हो गया है? यह तो अपनी बेटी के साथ कोलकाता गए थे और वह वापस कब आए? मीरा ने कहा, मैं तो ठीक हूँ अंकल जी, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे क्या बताएं बेटा, जब से यहाँ से गए हैं तब से किसी भी अपने पड़ोसी से मिलना ही मुश्किल हो गया है, सभी से लगभग रिश्ता ही खत्म हो गया है और अब उम्र इतनी हो गई है कि घर से निकलना ही नहीं हो पाता। रामपाल जी तो जब मिला था जब मैं कोलकाता जा रहे थे, उसके बाद यह कब आए पता ही नहीं चला। तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, तुम मुझे फ़ोन तो कर सकती थी, हम पड़ोसी कम और दोस्त ज़्यादा थे, थोड़ी दूर क्या चले गए, हम सारे रिश्ते ही तोड़ दिए हैं। क्या बताऊं अंकल जी,
पिताजी को अभी कुछ भी याद नहीं है, वह तो सब कुछ भूल गए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने पिताजी को जिस हालत में देखा मैं भी हैरान रह गई थी। पता नहीं कितनी कोशिशों के बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है और पिताजी तो भैया के साथ कोलकाता बस गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमने मन्नत को पूरा होने पर गरीबों को कुछ दान करने के इरादे से जब मंदिर गए तो हमने पिताजी को भिखारियों की लाइन में देखा। मैं आपको बता नहीं सकती, पिताजी को भिखारी की लाइन में बैठे हुए भीख मांग रहे थे। उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी बस मैं ही जानती हूँ। सोचा था मेरे पिताजी कोलकाता आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन पिताजी तो ऐसी हालत में मंदिर के बाहर पड़े हुए हैं। पिताजी को कुछ याद भी नहीं है। भैया कुछ बता रहे हैं। बेटी, जब मुझे रामपाल जी ने अपने बेटे के साथ कोलकाता जाने की बात मुझे बताई थी, तभी मुझे यह बात खटक रही थी, क्योंकि तुम्हारा भाई तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था तुम्हारे पिताजी के साथ, तो फिर वह उन्हें अपने साथ लेकर क्यों जाएगा। तुम्हारे पिताजी मुझे हर बात बताया करते थे। एक बार की बात है, जब तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे, मुझे जाकर कहने लगे, राधे किशन, क्या एक कप चाय मिलेगी। मैंने अपनी बहू को बोलकर चाय बनवाई थी। उस समय भी तुम्हारे पिताजी मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या कोई परेशानी वाली बात है, तो तुम्हारे पिताजी कहने लगे, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन यह बात मेरी बहू और बेटा को मत बताना, वह दोनों सुबह से कहीं निकले हुए हैं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ गए हैं। मैंने सोचा कि मेरा खाना फ्रिज में पड़ा होगा, पर घर में तो कोई खाना था ही नहीं, फ्रिज भी एकदम खाली था। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं बाहर से ही कुछ खा लेता। रामपाल की बातों को सुनकर मुझे तुम्हारे भाई पर बहुत गुस्सा आया। ऐसे भी भला कोई अपने पिताजी के साथ करता है जो उनके लिए खाना भी नहीं बनाया। मैं कल से कुछ भी नहीं खाया है और ज़्यादा भूख नहीं रह सकता हूँ। फिर मैं अपने दोस्त को पोहा खिला दिया था। यह तो रही उस दिन की बात। तुम्हारे घर से हर रोज तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जिसे मेरा परिवार भी सुनता था। एक दिन तो मेरे बेटे ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, क्योंकि तुम्हारे घर से कुछ ज़्यादा ही रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। पर हमें क्या पता था मेरा यह कदम हमें इससे और भी दूर ले जाएगा। पुलिस तो आकर चली गई थी। पता नहीं पुलिस के सामने उन्होंने क्या बहाना बनाया कि पुलिस चुपचाप वापस चली गई। मेरा दोस्त उसके बाद से मुझसे बात भी नहीं करता था, न ही मेरे घर आता था। और फिर अचानक से एक दिन मेरे पास आकर कहने लगा, मैं अपने बेटे के साथ कोलकाता जा रहा हूँ। मैंने यह अपने बेटे को गलत समझ लिया था, लेकिन वह तो मुझे अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पता नहीं फिर कब तुम्हारे साथ मुलाकात हो पाएगी। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे सब कुछ सही हो गया है। इन लोगों को मैंने अपनी आंखों से घर को ताला लगाकर घर से निकलते हुए देखा था। फिर कुछ दिनों बाद हम भी अपने नए घर में आ गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ हमें नहीं पता है। और उसके बाद आज मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है यह सब भैया की प्लानिंग होगी। हाँ बेटा, इसे मैं बार बार कहता था कि मीरा को सब कुछ बता दे, लेकिन रामपाल जी ने कहा मेरी जिंदगी ही कितनी बची है, मैं अपनी बेटी को कुछ बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि खामखा अपनी बच्ची को परेशान करना। मेरा बेटा तो पहले से ही मुझसे बहुत परेशान है, अब मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहता। अगर अंकल जी मुझे पिताजी की हालत के बारे में पहले पता लग जाता तो मैं शायद कुछ कर पाती, फिर बताती अपने भैया को। राधे किशन जी बोले, बेटी अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। अगर तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं मेरे दोस्त के ऊपर क्या बीती होगी जो उसकी ऐसी हालत हो गई है।
इतना कहकर राधे किशन जी वहाँ से चले गए। उधर मीरा अपने पिताजी को घर वापस लेकर आ गई। मीरा फिर से अपने पिताजी को अपने भाई की तस्वीर दिखाकर पूछने लगी, क्या आप इन्हें जानते हैं? लेकिन रामपाल जी कुछ भी याद नहीं आया। दिन बीत रहे थे और वह दिन भी आ गया जिस दिन मीरा का भाई अब आने वाला था। उसके आने से पहले मीरा ने अपने पिताजी को कमरे में छुपा दिया था। मीरा का भाई आकर कहता है, मीरा चलो अब चलना है साइन करने के लिए। मीरा बोली, अरे भैया इतनी भी क्या जल्दी है साइन करने की? अभी अभी तो आए हो, थोड़ा आराम कर लीजिए, हमारे साथ भी अच्छे से मिलजुल लीजिए, कितने दिनों बाद आए हैं। मीरा का भाई कहता है, अरे हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, हम तो पिताजी के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह कोलकाता में अकेले छोड़कर आए हैं। मीरा बोली, तो भैया आप पिताजी को वीडियो कॉल कर लीजिए, आखिर पता तो चले कि पिताजी आखिर कोलकाता में ठीक तो है ना। मीरा के कहने पर वह बोले, अरे नहीं नहीं, इस समय तो पिताजी दवाई खाकर सो गए होंगे, यह उनके सोने का समय है। अभी उनकी घर के नौकर से बात हुई है, उसी ने मुझे बताया है कि सर तो अभी सोए हुए हैं। मीरा बोली, कोई बात नहीं भैया, आप नहीं हमें पिताजी से मिलवाना चाहते तो मैं ही आपको अपने पिताजी से मिलवा देती हूँ। मीरा के इतना कहते ही तेज रामपाल जी को लेकर बाहर आ जाता है। उन्हें देखते ही मीरा के भाई भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हो गया भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे प्रॉपर्टी तो एक बहाना है, हम तो तुम लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहते थे। पिताजी ने मुझे तुम दोनों की सारी सच्चाई बता दी है, अब तुम कोलकाता नहीं जा पाओगे। मीरा की बात सुनकर उसका भाई बोला, लेकिन मेरा पिताजी के तो याददाश्त ही चली गई है, वह कैसे बता सकते हैं? नहीं, मुझे सारी बातें पिताजी ने बताई हैं। मीरा के भाई ने घबराते हुए पूछा। मीरा ने कहा, अरे वाह भाई, आपको तो सब कुछ पता है, चलो अच्छा हुआ। अब पिताजी के साथ क्या हुआ है तुम ही बता दो, उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? मुझे सब कुछ सच बता दो, वरना मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे तुम्हारा कोलकाता लौटना संभव नहीं है और कोलकाता में रहने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, सपना ही बनकर रह जाएगा। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगर मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा यह तुम भी नहीं जानते हो। वह चाहे ना मीरा, पिताजी की उम्र अब ज़्यादा हो गई थी, हमारे ऊपर बोझ बन गए थे और हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और हम घर को बेचकर हमेशा के लिए कोलकाता जाना चाहते थे। लेकिन पता नहीं पिताजी को यह सभी बातें कैसे पता चल गई और वह घर को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन हम तो उन्हें कोलकाता अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए हमने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली को टेढ़ी करना सोचा। तुम्हारी भाभी के दिमाग में एक आइडिया आया जिससे तुम्हारी भाभी पिताजी के सामने चाकू लेकर कहने लगी, पिताजी साइन कर दीजिए वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक करके उसे रोकने लगा। उन्हें लगा कि बहू सच में ऐसा कर लेगी। उन्होंने घबराकर कागजों पर साइन कर दिए। उसके बाद तुम्हारी भाभी ने चाकू को अपने ऊपर ऐसे लगाया कि खून का जो पैकेट था वह निकलने लगा और चक्कर खाकर तुम्हारी भाभी नीचे गिरने का नाटक करने लगी और आंखें बंद करके लेटी रही और पिताजी को लगा कि बहू तो मर गई है। यह नाटक हम इसलिए कर रहे थे ताकि पिताजी को अपने साथ कोलकाता ना ले जाना पड़े। पिताजी यह सब देखकर उस असलियत समझकर बेहोश हो गए और उन्हें ऐसा गहरा सदमा लगा कि वह सब कुछ भूल ही गए। हमें लगा कि अच्छा मौका है हमारे लिए। सभी को तो पता है कि हम पिताजी को लेकर अपने साथ कोलकाता जा रहे हैं और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उन्हें साथ लेकर चले गए, लेकिन बीच रास्ते में ही छोड़ दिया क्योंकि हमें तो पता था कि पिताजी की तो याददाश्त चली गई है। अब ना तो वह अपने घर पहुंच पाएंगे और ना ही किसी को अपने बारे में कुछ बता पाएंगे। लेकिन पता नहीं यह तुम्हें कैसे मिल गए। मीरा के भाई ने कहा, अरे नालायक, यह भी तो बता कि तुमने किस तरह से मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। वह तो भला हो उस कुत्ते का जिसने मेरी जगह वह खाना खा लिया और बेचारा मर गया।
वहाँ खड़े हुए रामपाल जी अचानक से बोल पड़े, आपको सब कुछ याद आ गया है पिताजी? मीरा ने कहा, हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। जब यह सारी कहानी बता रहा था तो मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। रामपाल जी ने कहा, भैया आप इतना घिनौना काम करते रहे और आपको शर्म भी नहीं आई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि यह तुम्हारे पिताजी हैं और यह 2 सालों से सड़कों पर घूम रहे हैं और जाने कैसे जीवन बिता रहे हैं। अगर पिताजी मुझे नहीं मिलते तो तुम तो मुझे एक दिन यह भी कह देते कि हमारे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं, पर हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। एक बात तो बताओ भैया, इतने दिनों से जो तुम मुझे पिताजी की आवाज़ सुना रहे थे वह क्या माजरा था? वह सब तुम कैसे कर रहे थे? वह तो मैंने एक ऐप के जरिए आवाज़ को रिकॉर्ड करके बात करवाई थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसके बाद मीरा ने कहा, सॉरी भैया, अब आप लोग कोलकाता नहीं जा पाओगे, अब तो तुम्हें कहीं और ही जाना पड़ेगा। पुलिस भी आ रही है और वह आप दोनों को तुम्हारी असली जगह लेकर जाएगी और तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड भी हो गई हैं। मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करो मीरा, हम बड़ी मुश्किल से कोलकाता में सेटल हो पाए हैं। पिताजी आप तो कुछ कहिए, कोलकाता जाने के लिए मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। रामपाल जी अपने बेटे को एक जोर का तमाचा लगाते हैं और कहते हैं, अब क्यों माफ़ी मांग रहा है? अभी कोई योजना बना ले मुझे रास्ते से हटाने की। क्या तुझे और कोई तरकीब नहीं सोच रही है? एक बात कान खोलकर सुन ले, भगवान की लाठी में आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने लग जाती है। तभी पुलिस भी आ जाती है, मीरा और उसके भाई को पकड़ कर ले जाती है। रामपाल जी के बेटा बहू उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन रामपाल जी तो उन्हें दूर हटा देते हैं और कहते हैं, ले जाओ नालायक औलादों को, यह मेरे बेटा बहू कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने तो मुझे जीते जी ही मार दिया है, इसलिए मैं भी नहीं माफ़ नहीं कर सकता। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले जाती है। मीरा अपने पिताजी के गले से लगकर बहुत खुश होती है और कहती है कि पिताजी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप ठीक हो गए हैं। देखिए ना पिताजी, आपसे कौन मिलने आया है। क्यों भुलक्कड़, मुझे याद है। रामपाल जी हंसते हुए कहते हैं, इसे कैसे भूल सकता हूँ, यह तो मेरा दोस्त है। राधे कृष्ण जी कहते हैं, अरे रामपाल जी एक बात तो बताओ, तुम तो बहुत खुश थे कोलकाता जाने के लिए, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर जोर डाल रहा था। हाँ ऐसा ही था, दोनों कितने दिनों से जाने कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि यह दोनों मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं और मुझे रास्ते से हटाकर घर को अपने नाम करना चाहते हैं। इन दोनों ने तो मुझे जान से मारने का भी ज़्यादा ही प्लान बना लिया था। जब मैं इनका विरोध किया तो देखो फिर मेरे साथ क्या हो गया है। वह तो शुक्र मनाओ मीरा का और मेरे दामाद का जो उन्होंने मेरी जान बचाई है, वरना पता नहीं आज मैं कहाँ होता। तभी मीरा कहती है, अब सभी पुरानी बातों को भूल जाइए, अब तो खुशी मनाने के दिन आए हैं। मीरा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। मीरा और हितेश रामपाल जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और प्रेम पूर्वक रहते हैं। रामपाल जी के बेटे ने कई बार अपने पिताजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपने भाई को अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया था और साफ तौर पर बोल दिया था कि मेरे घर के दरवाजे ऐसे हत्यारे लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद हैं, इसलिए मेरे घर में आने की भी कोशिश मत करना। मैं तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहती हूँ, जिन्हें रिश्तों की मर्यादा भी नहीं पता है। मीरा ने अपने घर के सभी लोगों को बोल दिया था कि इन दोनों के घर के अंदर किसी भी कीमत पर घुसने ना दिया जाए। सच ही तो कहा गया है कि पाप का घड़ा एक दिन भर जरूर जाता है, और वही सब मीरा के भाई भाभी के साथ भी हुआ था। उन्होंने बेचारे भोले भाले रामपाल जी को अगर मरने की कोशिश ना की होती और जहर देकर न मारने की कोशिश की होती तो आज वह दोनों जेल की हवा नहीं खाते और उन्हें अपनी सारी जिंदगी जेल में ही ना बितानी पड़ती। इसलिए जो जैसा करेगा, इसलिए उसे उसका फल वैसा ही मिलेगा।
कोई भी गलत काम करने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि भगवान ने हम मनुष्यों को अपने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वह हमें कहाँ ले जाकर डुबो दे पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए और कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। हमारा एक कदम हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है और एक सही फैसला हमें जिंदगी के सुख चैन दे सकता है। अगर हम अपने माँ बाप को मान सम्मान के साथ अपने साथ रख लें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह भी तो बचपन में हमें एक एक पल बड़ा करते हैं और ज़िंदगी जीने के लायक बनाते हैं, तो फिर हम उनके जीवन का सहारा क्यों नहीं बन सकते। उनके अंतिम दिनों में हमें उनकी लाठी जरूर बनना चाहिए, ना कि उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।